तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 30 नवंबर की, साथ ही में दिन है बुधवार का, वहीं हिंदी तिथि है शुक्ला सप्तमी और महीना चल रहा है माघशीष का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही लेके आते हैं देश दुनिया की ताजा खबरें, मुख्य समाचार और सरकारी खबरें। तो ये रही पहली बड़ी खबर। सामने आया खुद को बड़ा बनाने वाला रोबोट छोटे छोटे पार्ट्स से अपने आप को असेंबल करता है। आने वाले दिनों में ये इमारतें और रेसिंग कार भी बना सकेगा। जी हाँ, दुनिया में इंसानों द्वारा बनाए जा रहे रोबोट्स उन्हें ही रिप्लेस कर रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक हाल ही में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो खुद के पार्ट्स असेंबल करने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक ये रोबोट इमारतें और गाड़ियां बनाने के साथ साथ खुद को एक बड़े रोबोट में तब्दील कर सकता है। इस बारे में सीबीए का कहना है इस तरह के रोबोट को बनाया है इसीलिए गया है ताकि ये अपने से बड़ी चीजों को विकसित कर सके। साथ ही में वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि ये रोबोट हवाई जहाज के एक विंग या फिर रेसिंग कार के छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करने का काम कर सकता है। जानकारी के मुताबिक इस रोबोट की रिसर्च को नेचर जर्नल में प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में दुनिया को एक नए तरह का ये अनोखा रोबोट देखने को मिल सकता है। देखिए अगली खबर। 2023 में भारत पे हमला कर सकता है चीन। अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए ताइवान नहीं बल्कि चाइना भारत को बना सकता है निशाना। जी हाँ, 2023 आने वाला ये साल अपने देश भारत के लिए एक नया तनाव ला सकता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका से चिड़ा हुआ चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए भारत की हिमालयी सीमा पर कभी भी युद्ध छेड़ सकता है। दरअसल 2023 में दुनिया में युद्ध की आशंका वाले इलाके कौन से हो सकते हैं? भारत और चीन युद्ध की आशंका सबसे ऊपर है। आसान शब्दों में कहें तो एक अंदाजा लगाया गया है कि 2023 में दुनिया के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पे जंग हो सकती है। तो इसी अंदाजे के लिस्ट में भारत और चीन का युद्ध सबसे ऊपर है। जानकारों का मानना है दुनिया में अभी अपनी ताकत साबित करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच कुछ वैसा ही शीत युद्ध चल रहा है जो कभी रूस और अमेरिका के बीच चल रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अब चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कोई एक्सट्रीम यानी कि बड़ा स्टेप ले सकता है। बताया गया ये बड़ा स्टेप ताइवान पर कब्जे की कोशिश से लेकर जापान के सेनकाकू द्वीपों पर अपना हक जताने तक कुछ भी हो सकता है। इसी कड़ी में चीन अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए भारत से जंग छेड़ सकता है। देखिए अगली खबर। सुपर ऐप से ई कॉमर्स मार्केट में तहलका मचाएंगे गौतम अडानी। उठ रहा है बड़ा सवाल कि क्या अमेजन और फ्लिपकार्ट को मिलेगी तगड़ी टक्कर। जी हाँ, देश के पहले और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी यानी कि गौतम अडानी तेजी से अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब गौतम अडानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आने वाले हैं जो डिजिटल वर्ल्ड का फेरारी साबित हो सकता है। जानकारी के मुताबिक गौतम अडानी एक सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। ये ऐप अगले 3 से 6 महीने के अंदर आ सकता है। इससे जुड़ी जो जानकारी आई है उसमें बताया गया है कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि गौतम अडानी ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए हालिया इंटरव्यू में ये जानकारी दी है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में गौतम अडानी एक ऐसा सुपर ऐप लॉन्च कर सकते हैं जो कि खरीदारी की सुविधा देने के साथ साथ और भी कई सुविधाएं जनता को देगा। हालांकि इसकी एग्जैक्ट पूरी जानकारी इस ऐप के लॉन्च होने के बाद ही आ पाएगी। देखिए अगली खबर। जंग में दुश्मन के हर ड्रोन को चित कर देगा भारत का चील। आई है इससे जुड़ी बड़ी जानकारी। जी हाँ, पाकिस्तान या चीन के ड्रोन्स को मार गिराने के लिए अब एंटी ड्रोन गन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के लिए चीलों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, यानी कि जो चील पक्षी होता है उसे सिखाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इन चील पक्षों को एंटी ड्रोन हथियार बनाया जा रहा है, यानी कि ये दूसरे देशों को ड्रोनों को आसमान में जाके पकड़ लेंगे। इससे जुड़ी जो जानकारी आई है उसमें ये भी बताया गया है कि एंटी ड्रोन चीलों और साथ ही में डॉग्स की ट्रेनिंग मेरठ के रिमाउंट वेटरिनरी कोर में हो रही है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों जीव यानी कि डॉग्स और चील एक दूसरे के साथ मिलकर एंटी ड्रोन मिशन में भाग लेंगे। आसान शब्दों में कहें तो जब भी पाकिस्तान या चीन का ड्रोन अपने भारत की सीमा को पार करेगा तो इसके लिए किसी हथियार का इस्तेमाल न करते हुए पक्षी, चील और डॉग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अगली जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आलूओं में घातक तरह का जहर पाया गया है जिसकी वजह से पेट में दर्द, सिर में दर्द, ब्लड प्रेशर लो और डायरिया की शिकायत हो सकती है। साथ ही बताया गया हालत ज्यादा बिगड़ने पे मौत भी हो सकती है। तो दोस्तों ये किस तरह के आलू हैं? आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? आप इनसे कैसे बच सकते हैं? साथ ही में जहरीले तत्व किस तरह के आलू में पाए जाते हैं? इस पूरी जानकारी का हमने एक विस्तार वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आप मेरे फेस को भी देख पाएंगे। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप या आपका परिवार आलू खाता है तो आलूओं से जुड़ी ये खबर आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। देखिए अगली खबर। अब फेक कॉल और SMS से मिलेगा छुटकारा। नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है ट्राई यानी कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट। जी हाँ, स्मार्टफोन यूजर्स को अब जल्द फेक कॉल और SMS से छुटकारा मिलने वाला है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को ट्राई ने कहा है कि वो वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए अन्य नियामकों के साथ एक संयुक्त कार्य योजना के साथ साथ फेक कॉल और मैसेज का पता लगाने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। दरअसल स्पैम कॉल को रोकने के लिए सरकार ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करने की तैयारी कर रही है। आसान शब्दों में समझाने के लिए कहें तो आने वाले दिनों में नई
नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे नियम लागू किए जाएंगे जिसके तहत स्मार्टफोन यूजर्स को स्पैम कॉल यानी जो परेशान करने वाले कॉल होते हैं या फिर स्पैम मैसेज, इन दोनों ही चीजों से छुटकारा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। बताया गया आने वाले दिनों में जब नए रेगुलेशंस लागू होंगे तो देश भर की कंपनियों को ग्राहकों को मैसेज करने के लिए ग्राहक से मंजूरी लेना आवश्यक होगा। ग्राहकों के मर्जी के दिन और समय पे ही मैसेज भेजे जा सकेंगे। जाहिर बात आने वाले दिनों में जब ये रेगुलेशंस लागू किए जाएंगे तो इसकी हमें और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। देखिए अगली खबर। अजित डोभाल बोले इस्लाम का मतलब है शांति। मौलानाओं यानी कि उलमाओं के बीच कहा कट्टरता आतंकवाद इससे बिल्कुल उलट है। इससे लड़ने का मतलब धर्म से टकराव नहीं है। जी हाँ, इस्लाम में जिहाद का मतलब इंद्रियों और अपने अहंकार के खिलाफ लड़ाई है, न कि निर्दोषों के खिलाफ। आतंकवाद और कट्टरता इस्लाम धर्म का एक बिगड़ा हुआ रूप है। इनके खिलाफ लड़ाई को इस्लाम धर्म के लिए टकराव के तौर पे नहीं देखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें ये बातें NSA अजीत डोभाल ने इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कही हैं। असल में अजीत डोभाल भारत और इंडोनेशिया में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलमाओं की भूमिका पे बोल रहे थे। साथ ही में अजीत डोभाल ने ये भी कहा कि भारत और इंडोनेशिया दोनों ही आतंकवाद और अलगाववाद के शिकार रहे हैं। हालांकि अब काफी हद तक इन चुनौतियों पे काबू पा लिया गया है, लेकिन सीमा पार से हो रहा आतंकवाद और ISIS से प्रेरित घटनाएं मानवता के लिए खतरा हैं। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अजीत डोभाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5वें और वर्तमान यानी कि अभी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, यानी कि NSA। उन्हें लोग प्यार से द जेम्स बॉन्ड इंडिया भी कहते हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, उन्होंने सन 2004 से 5 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के निदेशक के रूप में काम किया है। साथ ही आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अजीत डोभाल ने भारत के लिए गुप्त एजेंट के रूप में पाकिस्तान में 7 साल बिताए हैं। उन्होंने पाकिस्तान जाकर अपने आप को एक मुस्लिम के रूप में पेश किया था। पाकिस्तान में रहने के दौरान अजीत डोभाल को भारत के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकी। देखिए अगली खबर। यूपी के मदरसों के साथ अब बेसिक स्कूलों के अल्पसंख्यक छात्रों को भी नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मदरसों में ही नहीं, अब बेसिक शिक्षा स्कूलों में भी पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से 8 तक में कोई भी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी यानी कि स्कॉलरशिप। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पिछले ही साल करीब 6 लाख छात्र छात्राओं को 275 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई थी। हालांकि अब केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं की भी छात्रवृत्ति बंद कर दी है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप बंद कर दी है। वैसे आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हमने इससे मिलती जुलती ये खबर आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में भी बताई थी, लेकिन ये जो ताज़ा जानकारी आई है इसमें ये बताया गया है कि अब केवल मदरसों में ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी जो मुस्लिम छात्र पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। सरकार ने इसे बंद करने के पीछे का ये तर्क दिया है कि 1 से 8वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा भी मिड डे मील समेत कई ऐसी चीजें हैं जो कि छात्रों को बिल्कुल फ्री में दी जाती हैं। हालांकि साथ ही में ये भी जानकारी दी गई है कि 9वीं और 10वीं के छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो पहले की तरह अभी भी मिलती रहेगी। देखिए अगली खबर। इतना सस्ता मिलना चाहिए पेट्रोल डीजल, कच्चा तेल सस्ता होने के मुताबिक ये बैठता है गणित। जी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर लुढ़क गया है, यानी कि काफी नीचे आ गया है। जाहिर बात है इसके बाद सबकी नजर भारत के पेट्रोल डीजल के दाम पे लगी हुई है कि आखिर भारत में इनमें कब कमी आएगी। दोस्तों इस कमी की संभावना को जानने के लिए हमें कुछ आंकड़ों को समझना होगा। हालांकि मैं अगर आपको आंकड़ों के बारे में बताऊंगा तो कई सारे लोग इसकी वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं। इसी की वजह से आसान शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का दाम पिछले कुछ महीनों के मुकाबले में इतना सस्ता हो गया है कि अब देश की तेल कंपनियों को नुकसान की जगह मुनाफा होने लगा है। बताया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल जितना सस्ता हुआ है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो पेट्रोल के दाम 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर तक घटाए जाने की गुंजाइश है तेल कंपनियों को। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो पेट्रोल डीजल के दामों में अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो अनुमान लगाया गया है वो सच होता है तो दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जितनी गुंजाइश का अनुमान लगाया गया है क्या तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल उतना सस्ता करना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाबों से भी काफी कुछ पता चलता है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आइए आपको एक इनामी सूचना की जानकारी देते हैं अपने चैनल सब कुछ सीखो जानो की तरफ से। दोस्तों आने वाले कुछ हफ्तों तक हमारे चैनल पर कई तरह के इनाम बांटने का ऑफर चलेगा। दोस्तों आपको बता दें, हमारे इस वीडियो को जो भी यूजर शुरू से अंत तक बिना भगाए देखेगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करके साथ ही में इसे अगर फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करेगा तो ऐसा करने वाले किसी एक यूजर को हर हफ्ते इनमें से कोई भी इनाम मिल सकता है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको बता दें फ्री इनाम का ये ऑफर कई हफ्तों तक चलेगा। इसी की वजह से आप सभी कोशिश करते रहें, कभी भी किसी का भी चांस लग सकता है। साथ ही हर हफ्ते का जो विनर होगा उसकी जानकारी वीडियो में ही दे दी जाएगी। देखें अगली खबर। गुजरात में वोटिंग से ठीक पहले क्या है जनता का मूड, फाइनल सर्वे में आई है इसकी जानकारी।
जी हाँ, गुजरात में पहले फेज की वोटिंग कल 1 दिसंबर को होने जा रही है। पहले फेज में 89 सीटों पे मतदाता राजनीति पार्टियों को अपना फैसला सुनाएंगे। दोस्तों गुजरात में बीते 27 सालों से सत्ता पे काबिज भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ पे सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खेल को खराब कर सकती है। वैसे तो इसका सटीक जवाब आने वाले 8 दिसंबर को वोटिंग के बाद यानी कि जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। हालांकि अभी फिलहाल फाइनल ओपिनियन पोल में जनता का मूड भांपने की कोशिश की गई है। इंडिया टीवी के मैट्राइज के सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 182 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा पार्टी को 117 सीटों पे जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 59 सीटों पे जीत मिलने की बात कही गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के हिस्से में कुल 182 विधानसभा सीटों में से केवल 4 सीट मिलने की बात की गई है। आने वाले दिनों में अगर वोटिंग के बाद ये अनुमान सही बैठता है तो फिर आसानी से एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इससे पहले यानी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 99 सीटों पे जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 77 सीट आए थे। देखिए अगली खबर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की तारीख आई सामने। सिंगापुर में इस दिन होगा ऑपरेशन। जी आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की तारीख सामने आ गई है। जानकारी के मुताबिक लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सिंगापुर में 5 दिसंबर को हो सकता है। बताया गया है लालू यादव सिंगापुर पहुंच चुके हैं। साथ ही जानकारी दी गई है कि डॉक्टर्स पहले लालू यादव के सभी जरूरी हेल्थ चेकअप करेंगे। इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद ही किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। दोस्तों लालू यादव अभी सिंगापुर में अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के घर पर हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, लालू यादव की बेटी रोहिणी ही अपने पिता को किडनी डोनेट करने जा रही हैं। इसी की वजह से लालू यादव के साथ साथ उनकी बेटी रोहिणी का भी चेकअप किया जाएगा। देखिए अगली खबर। मच्छर के काटने पर दिल और किडनी फेल। एक मरीज 4 हफ्ते तक कोमा में रहा। जी हाँ, मच्छर के काटने पर मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां होना आम बात है, लेकिन हाल ही में जर्मनी में एक ऐसा मामला सामने आया है जो अनोखा होने के साथ साथ डरावना भी है। 27 साल का एक व्यक्ति मच्छर के काटने के बाद कोमा में चला गया। इतना ही नहीं, उसे 30 ऑपरेशन भी कराने पड़े। दरअसल रोडर मार्क में रहने वाले एशियन टाइगर प्रजाति के एक मच्छर ने काटकर मौत के मुंह पे पहुंचा दिया था। बताया गया ये मामला साल 2021 की गर्मियों का है। सेबेस्टियन नाम के व्यक्ति को फ्लू के लक्षण आने लगे, यानी कि बुखार वगैरह। इस दौरान वो डॉक्टर के पास पहुंचा। हालांकि उसकी हालत धीरे धीरे और ज्यादा खराब होने लगी। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था और न ही उससे कुछ खाया जा रहा था। बताया गया मच्छर के काटा द्वारा इन्फेक्शन इतना खतरनाक था कि सेबेस्टियन की बाईं जांघ लगभग 50% सड़ गई। साथ ही लीवर, किडनी, फेफड़ों और दिल ने भी कई मौकों पे काम करना बंद कर दिया था। इसी की वजह से डॉक्टरों को लगभग 30 ऑपरेशन करने पड़े, तब जाके इस व्यक्ति की जान बच पाई। देखिए अगली खबर। एम्स में लगे सभी कंप्यूटर को किया जाएगा फॉर्मेट। 2 कर्मचारी भी हुए हैं सस्पेंड। जी हाँ, दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में साइबर अटैक हुए मामले में 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया गया है इसी बीच एम्स के 50 में से 30 सर्वर में एंटीवायरस डालकर उन्हें स्कैन किया जा चुका है ताकि जो वायरस आया है उसे दूर किया जा सके। दोस्तों आपको बता दें, एम्स में 5000 कंप्यूटर हैं, उनमें से अभी करीब 2000 कंप्यूटरों की स्कैनिंग हो पाई है। बताया गया इन सभी कंप्यूटर्स को फॉर्मेट किया जाएगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि दिल्ली एम्स के कंप्यूटर्स पर रैंसमवेयर नाम का एक साइबर अटैक हुआ था। इसके जरिए दिल्ली के एम्स के सर्वर को हैक कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक जिन हैकरों ने इसे हैक किया है उन्होंने इसे सही करने के बदले 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। देखिए अगली खबर। चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में लगी आग अब भी है बेकाबू। 5 दिन से 150 फायर टेंडर्स ऑपरेशन में लगे हैं। जी हाँ, दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस बाजार में आग बुझाने का अभियान बीते सोमवार को लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। हालांकि जली हुई दुकानों के मलबे से धुआं निकलता रहा। अधिकारियों ने बताया है कि आग लगने के बाद से 150 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया है। इसी बीच CIT ने केंद्र और दिल्ली सरकार और बीमा कंपनियों से भागीरथ पैलेस बाजार के प्रभावित व्यापारियों के लिए पुनर्वास कार्य शुरू करने में मदद करने का अनुरोध किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस अग्निकांड में 250 से ज्यादा दुकानें जल गई हैं। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि 250 से ज्यादा दुकानों को जलाने वाली आग कितनी ज्यादा भयंकर रही होगी। देखें अगली खबर। एलन मस्क और एप्पल में बढ़ी टेंशन। एलन मस्क ने कहा ट्विटर ऐप को iOS स्टोर से हटाने की धमकी मिली है। जी हाँ, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने दावा किया है कि एप्पल ने iOS ऐप स्टोर से हटाने की धमकी दी है। साथ ही में एलन मस्क ने एक ट्वीट में ये भी दावा किया है कि एप्पल ने उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर विज्ञापन बंद कर दिए हैं। इसी दौरान एलन मस्क ने एप्पल से सवाल पूछा कि क्या वो अमेरिका में फ्री स्पीच से नफरत करते हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक एलन मस्क के दावों पर एप्पल कंपनी की ओर से अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि जो खबरें आ रही हैं उससे ये जरूर कहा जा रहा है कि एलन मस्क और एप्पल कंपनी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। देखें अगली खबर। जिस माँ को बेटे ने सड़क पे पीटा, आइए बताएं उसकी आप बीती। माँ ने कहा अपना दूध पिलाकर जिसे बड़ा किया, आज वो छाती पे लात मार रहा है।
जी हाँ, ये आप बीती एक माँ की है। माँ ने कहा कि हमारा बेटा पहले भी हमारे साथ मारपीट कर चुका है, लेकिन इस बार बेटे ने सड़क पे घसीट घसीट के मुझे पीटा है। मुझे बहुत चोटें आई हैं। हालांकि ये सब होने के बावजूद भी माँ ने पुलिस से कहा है कि बेटे के ऊपर ज्यादा सख्त कार्रवाई न की जाए, केवल उसे समझा बुझा के छोड़ दिया जाए। दोस्तों, आपको बता दें, ये दर्द है उस माँ का जिसको 23 नवंबर को उसके बेटे ने कुछ पैसों के लिए सड़क पे पीटा था। माँ कमला देवी ने बेटे के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने बेटे की तलाश शुरू कर दी थी। हालांकि उनका बड़ा बेटा रितेश अभी तक फरार है। जानकारी के मुताबिक ये मामला उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे का है। इस खबर के बारे में हमने भी आपको बीते मुख्य समाचार में बताया था। हालांकि दोस्तों, इस मामले पर आए ताजा अपडेट्स में आप देख सकते हैं माँ का दिल। इतना कुछ होने के बावजूद भी माँ ने कहा है कि पुलिस उसे पीटे ना, बस समझा दे। देखें अगली खबर। 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में चीन ने भेजा। ये 6 महीने स्पेस स्टेशन में रहेंगे। अभी हाल ही में बीती रात हुई है लॉन्चिंग। जी हाँ, चीन धरती और समुद्र के साथ साथ अंतरिक्ष में भी अपना दबदबा बढ़ा रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते रोज 29 नवंबर को चाइना की स्पेस एजेंसी ने 3 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। यानी कि 3 लोगों को बताया गया है स्पेस में भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में 6 महीने का समय गुजारेंगे। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित चीन का ये स्पेस स्टेशन अभी कंस्ट्रक्शन की स्टेज में है। हालांकि अब ये जल्द ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। जाहिर बात है, इसकी वजह से चीन का धरती के साथ साथ स्पेस में भी दबदबा बढ़ेगा। देखिए अगली खबर। अब इंसानों को गोली मारेंगे रोबोट्स। मुठभेड़ में कैसे पहचानेंगे टारगेट को, कौन देगा कमांड, आइए बताएं अमेरिकी पुलिस का पूरा प्लान। जी हाँ, रोबोट्स पे हमने कई फिल्में देखी हैं। शायद आप जानते होंगे, रजनीकांत की रोबोट मूवी में चिट्टी भावनाओं में आकर हीरो से विलन बन जाता है। वहीं हॉलीवुड फिल्म टर्मिनेटर में मानवता का साथ देने के लिए अर्नोल्ड रोबोट्स होकर भी मशीनों के खिलाफ लड़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अब रोबोट्स का ऐसा इस्तेमाल केवल फिल्मों की बात नहीं रह गई है। जानकारी के मुताबिक ये जल्दी हकीकत बनने जा रहा है। इससे जुड़ी जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट में ऐसे रोबोट्स को शामिल करने का मसौदा तैयार किया है जो इंसानों पर भी गोलियां चला सकेंगे। बताया गया अगर इस प्लान को मंजूरी मिल जाती है तो दुनिया में पहली बार पुलिस में किलर रोबोट्स की भर्ती होगी। बताया गया इन रोबोट्स का इस्तेमाल खास तौर पर ऐसे ऑपरेशंस में किया जाएगा जहां इंसान की जान को ज्यादा खतरा होता है। ताजा जानकारी के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को पुलिस के पास अभी फिलहाल 17 रोबोट्स हैं। बताया गया इनमें से 12 रोबोट्स पुलिस में शामिल होने के लिए बिल्कुल फिट हैं। बताया गया इनका प्रयोग अब तक सिर्फ किसी जगह पे बम का पता लगाने और उसे नष्ट करने के लिए किया गया है। दोस्तों, आइए आपको इन शॉर्ट में बताते हैं कि ये रोबोट कैसे काम करते हैं। जानकारी के मुताबिक असल में ये रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, साथ ही में मशीन लर्निंग और इमेज रिकग्निशन, साथ ही रोबोटिक्स जैसी कई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। बताया गया इनका खुद का एक आर्टिफिशियल दिमाग होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए रोबोट्स तय कर सकते हैं कि अब आगे क्या करना है, मसलन खड़े होना, दूर जाना, अटैक करना या फिर गोली चलाना। देखिए अगली खबर। बिहार में हुई डबल हैवानियत। छात्रा के साथ दुष्कर्म होता देख हेडमास्टर भी बना दरिंदा। बचाने के बजाय खुद भी लूटी इज्जत। जी हाँ, बिहार के कैमूर जिले में एक 14 साल की लड़की को लड़कों के एक समूह ने कथित तौर पे अगवा कर लिया और फिर अभी हाल ही में बीते शनिवार को उनमें से एक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूल के प्रधान अध्यापक ने जब उन्हें देखा तो लड़के भाग गए। हालांकि पीड़िता की मदद करने के बजाय हेडमास्टर ने भी लड़की के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के मुताबिक ये घटना उस समय हुई जब लड़की शौच के लिए निकली हुई थी। उसी समय 4 लोगों ने उसे अगवा कर लिया था और कुछ दूर एक सुनसान जगह पे ले गए थे। हालांकि अब अच्छी बात यह है कि आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि लड़का फरार है। देखिए अगली खबर। आम लोगों के लिए कल 1 दिसंबर को लॉन्च होगा डिजिटल रुपया। RBI ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने डिजिटल मुद्रा यानी कि डिजिटल रुपया को लेकर बड़ा ऐलान किया है। RBI ने कहा है कि वो 1 दिसंबर को यानी कि कल खुदरा डिजिटल ई-रुपए के लिए पहली खेप लॉन्च करेगी। बताया गया ई-रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा। साथ ही में RBI ने ये भी बताया है कि ये डिजिटल रुपया उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो जो डिजिटल रुपया होगा उसकी वैल्यू इंडियन रुपीस के बराबर होगी। और ज्यादा आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो RBI द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया कुछ वैसे ही काम करेगा जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी काम करती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस पर दुनिया के किसी भी सरकार का अधिकार नहीं होता है। इसी की वजह से अगर किसी की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो जाती है या कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो वो दुनिया के किसी भी देश में इसकी शिकायत नहीं कर सकता। हालांकि जो भारत का डिजिटल रुपया होगा या कह लें ई-रुपया होगा वो RBI के अंडर में आएगा। देखिए अगली खबर। श्रद्धा हत्याकांड में हुआ बड़ा खुलासा। ब्रेकअप करना चाहती थी श्रद्धा, इसीलिए आफ्ताब ने हत्या के बाद कर दिए टुकड़े टुकड़े। जी हाँ, श्रद्धा हत्याकांड में रोजाना एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। अब एक ताजा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि श्रद्धा हर हाल में आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी। 3 या 4 मई 2022 को दोनों ने अलग होने का भी फैसला कर दिया था, लेकिन आफ्ताब को ये ब्रेकअप नागवार गुजर रहा था। नए हुए खुलासे में बताया गया है कि इसी से खफा होकर उसने श्रद्धा की हत्या कर दी और साथ ही में उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। देखिए अगली खबर। हिमाचल के बद्दी में बनी नकली दवाओं को लेकर देश भर
में अलर्ट हुआ जारी। आइए बताएं क्या है पूरा मामला। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के सोलन के बद्दी में हाल ही में पकड़ी गई नामी कंपनियों के नाम पर तैयार नकली दवाओं को लेकर हिमाचल की सरकार ने देश भर में अलर्ट जारी किया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दवा को बनाने में हिमाचल का बद्दी एशिया का सबसे बड़ा हब माना जाता है। हिमाचल के बद्दी से ही सभी राज्यों के लिए दवाइयों की आपूर्ति होती है। ऐसे में हिमाचल की सरकार ने सभी राज्यों के दवा नियंत्रक अधिकारियों को नकली दवाओं को लेकर आगाह करते हुए जांच करने के लिए कहा है। देखें अगली खबर। मुझसे मसाज कराया, कपड़े धुलवाए। वसीम अकरम ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान पे लगाए संगीन आरोप। जी हां, पाकिस्तान के दो पूर्व दिग्गज आमने सामने आ गए हैं। स्विंग के किंग माने जाने वाले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने अपने ही देश के पूर्व कप्तान सलीम मलिक पे दुर्व्यवहार के संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने सलीम मलिक को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सलीम मलिक ने पाकिस्तान के लिए 1982 में डेब्यू किया था। उसके 2 साल के बाद यानी कि 1984 में वसीम अकरम ने मैच खेलना शुरू किया। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक वसीम अकरम ने सलीम पे यह आरोप लगाया है कि उन्होंने मुझसे मसाज कराया, साथ ही में कपड़े भी धुलवाए। यानी कि ये बातें उस समय की है जिस समय दोनों मैच खेलते थे। जाहिर बात है, इतने संगीन आरोप लगाने के बाद क्रिकेट की दुनिया में तहलका मच गया है। देखिए अगली खबर। राहुल गांधी ने किए भगवान महाकाल के दर्शन। इसी दौरान सभा में कहा, मजदूर और किसान असली तपस्वी हैं, हालांकि सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती। जी हां, महाकाल की नगरी उज्जैन में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी पे निशाना साधा है। उन्होंने 3 बार जय महाकाल बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की। करीब 25 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने कई बार तपस्वी और तपस्या शब्द का इस्तेमाल किया। इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत देश तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा की जाती है, उनका आदर किया जाता है। फिर राहुल गांधी ने गरीब मजदूरों, किसानों, युवाओं और छोटे दुकानदारों को असली तपस्वी बताया। साथ ही उन्होंने कहा, मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती। देखिए अगली खबर। गहलोत और पायलट को साथ लेकर वेणुगोपाल बोले, दिस इज राजस्थान। इसी दौरान सीएम गहलोत बोले, हम सब एसेट हैं। साथ ही सचिन ने कहा, हमें कोई नहीं उकसा सकता। जी हां, कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी सुलह करवा दी है। जानकारी के मुताबिक गद्दार वाले विवाद के बाद अभी हाल ही में बीते मंगलवार को पहली बार एक ही बैठक में गहलोत और पायलट के बीच नमस्कार हुई। इसके बाद वेणुगोपाल ने पहले बंद कमरे में दोनों को मिलाया, फिर मीडिया के सामने आकर गहलोत और पायलट के साथ खड़े होकर दोनों का हाथ उठाया और कहा, दिस इज राजस्थान। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर राहुल गांधी ने हमें एसेट कह दिया है तो हम एसेट ही हैं, यानी कि जमा पूंजी। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को अपना एसेट कहा था, यानी कि जमा पूंजी। देखिए अगली खबर। अब खड़गे ने पीएम मोदी को रावण जैसा कहा। बोले, विधायक सांसद, निगम चुनाव में आपकी सूरत देखी, क्या रावण की तरह सौमुख हैं? जी हां, गुजरात चुनाव के लिए जारी प्रचार में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना साधा है। अहमदाबाद में बीते सोमवार को जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा कि क्या रावण की तरह मोदी के सौमुख हैं? मुझे समझ नहीं आता। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले बीते रविवार को सूरत में जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया था और अब अपने एक नए भाषण में पीएम मोदी को रावण बोलने की कोशिश की है। देखिए अगली खबर। फ्री यूनिफॉर्म पे बोले गहलोत, 200 रुपए में सिलाई संभव नहीं है, पेरेंट्स खुद भी कुछ खर्चा करें। अगले साल से छात्रों को मिलेगी रेडीमेड ड्रेस। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी देते हुए कहा है कि 200 रुपए में स्कूल ड्रेस की सिलाई संभव नहीं है, पेरेंट्स खुद भी कुछ खर्चा करें ताकि छात्रों की यूनिफॉर्म सिल जाए। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ लोग घर में भी ड्रेस को सिल सकते हैं। साथ ही कहा, मैं टीचर से भी कहूंगा कि वो भी इसमें मदद करें, अपने जिलों को टेलर्स को इसके लिए तैयार करें ताकि कम से कम पैसे में बच्चों की ड्रेस सिल सके। आपको बता दें, अशोक गहलोत ने बीते मंगलवार को सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म देते हुए बाल गोपाल योजना का उद्घाटन किया। अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 छात्रों को स्कूल ड्रेस भेंट भी की। बताया गया, इस योजना के तहत राजस्थान के 68 लाख से ज्यादा छात्रों को फ्री स्कूल ड्रेस और दूध दिया जाएगा। साथ ही अशोक गहलोत ने कहा कि हम 2 जोड़ी यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए 200 रुपए दे रहे हैं। हालांकि 200 रुपए में स्कूल ड्रेस की सिलाई संभव नहीं है। इसी की वजह से हम कोशिश करेंगे अगली बार से छात्रों को सिले सिलाई यूनिफॉर्म दिए जाए। देखिए अगली खबर। G20 के अध्यक्ष के तौर पे भारत निभाएगा अपनी जिम्मेदारी, बढ़ती महंगाई को थामने का देगा फॉर्मूला। जी हां, भारत 1 दिसंबर 2022 से दुनिया के आर्थिक इंजन समझे जाने वाले G20 का आधिकारिक तौर पे अध्यक्ष बन जाएगा। दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच भारत के 50 शहरों में G20 के तहत तकरीबन 200 बैठकों का आयोजन होगा। बताया गया है, भारत की कोशिश होगी कि अभी दुनिया के समक्ष जो अहम आर्थिक चुनौतियां हैं उनका व्यापक समाधान निकालने को लेकर सभी देशों के बीच एक सहमति बने। साथ ही में दुनिया भर में जो महंगाई बढ़ रही है उसको कैसे रोका जाए, इसका भी फॉर्मूला दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये अलग बात है कि अपने देश में भी महंगाई उच्चतम स्तर पर है। देखिए अगली खबर। आज 30 नवंबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 30 नवंबर को तमिलनाडु के दक्षिणी भागों और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पे भारी
भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर आज 30 नवंबर को देश भर में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर। त्रिलोकपुरी मर्डर केस का आया नया वीडियो। शव के टुकड़े फेंकते दिखा बेटा। बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता के 10 टुकड़े किए थे। जी हां, दिल्ली के त्रिलोकपुरी मर्डर केस से जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें आरोपी बेटा कथित तौर पर मरने वाले के शरीर के टुकड़े को फेंकते हुए दिख रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी इस वीडियो की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते सोमवार को पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया था। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस जैसी इस वारदात में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। साथ ही में पति के शव के 10 टुकड़े किए थे और उन्हें फ्रिज में भी रखा था। फिर महिला बेटे के साथ मिलकर कई दिनों तक आसपास के इलाकों में उसे फेंकती रही। जानकारी के मुताबिक जब मीडिया ने उनसे पूछा कि महिला ने अपने पति का कत्ल क्यों किया, तो बेटा और मां दोनों ने जवाब दिया कि वो बहू और बेटियों पे बुरी नजर रखता था। देखिए अगली खबर। ऋषभ शेट्टी को बॉलीवुड में कोई दिलचस्पी नहीं है। कहा, कन्नड़ इंडस्ट्री मेरी कर्मभूमि है और मैं यहाँ पे काम करके खुश हूँ। जी हाँ, ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म कंतारा का सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। उनकी इस फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बॉलीवुड में काम करना पसंद करेंगे, तो जवाब में ऋषभ ने कहा कि वो कन्नड़ इंडस्ट्री में ही रहना चाहेंगे, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर हैं, वो सिर्फ कन्नड़ इंडस्ट्री की देन है। हालांकि ऋषभ का ये भी कहना है कि अगर हिंदी बेल्ट में उनकी फिल्मों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो अपनी फिल्मों को हिंदी में जरूर डब करेंगे। देखिए अगली खबर। चीन में दम तोड़ने लगा है प्रदर्शन। बड़े शहरों के चप्पे चप्पे पे पुलिस कर दी गई है तैनात। प्रदर्शनकारियों को ढूंढा जा रहा है। जी हाँ, जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ चीन में चल रहा प्रदर्शन अब दम तोड़ने लगा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक चीन की सरकार इतनी सख्त हो गई है कि प्रदर्शनकारियों को घर के बाहर तक नहीं निकलने दे रही है। कई शहरों में भारी पुलिस बल मौजूद है, जिसके चलते लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही लोग निकलते हैं, पुलिस तुरंत भीड़ को खदेड़ दे रही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों से सवाल किए जा रहे हैं और उनके फोन की तलाश भी की जा रही है ताकि प्रदर्शनकारियों को पकड़ा जा सके। अभी हाल ही में बीते मंगलवार सुबह पुलिस ने सभी बड़े शहरों की उन जगहों की पेट्रोलिंग करनी शुरू कर दी जहां पे लोगों की भीड़ जुटने वाली थी। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, चीन के कई हिस्सों में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इसी की वजह से चीनी सरकार ने सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन इतना सख्त है कि लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लॉकडाउन लगाया गया है उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। देखिए अगली खबर। बिना हिजाब काबुल पहुंची पाक विदेश राज्य मंत्री। तालिबान नेताओं के साथ हिना रब्बानी का वीडियो हो रहा है वायरल। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच करीब बीते 6 महीने से सीमा पर जबरदस्त तनाव चल रहा है। अभी हाल ही में पिछले दिनों तालिबान की फायरिंग में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई थी। इसी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार मंगलवार को अफगानिस्तान पहुंची। हालांकि इस मुलाकात को लेकर खास बात यह है कि महिलाओं को 4 दीवारी और हिजाब में कैद रखने की हिमायती तालिबान हुकूमत के अफसर जब काबुल एयरपोर्ट पे हिना को रिसीव करने पहुंचे तो वो अपने पुराने ग्लैमरस अंदाज में थी, यानी कि हिजाब पहनना तो दूर, उनके बाल भी खुले हुए थे। देखिए अगली खबर। लाल हुआ पूरा आसमान। अमेरिका में 38 साल के बाद फटा दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। जी अमेरिका के हवाई में बीते सोमवार को दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी मौना लॉ फटा है। लगभग 4 दशक यानी कि 40 साल के बाद फटे इस ज्वालामुखी से पूरे आसमान में लाली छा गई। इससे जुड़ी जो जानकारी आई है उसके मुताबिक वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी के फटने की शुरुआत रविवार रात को ही हो चुकी थी। इसके बाद से ही इमरजेंसी क्रू को अलर्ट पे रखा गया था। वोल्केनो के फटने के बाद इससे निकला मलबा ज्यादा दूर तक नहीं गया, जिससे आसपास के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। देखिए अगली खबर। एयर इंडिया विस्तारा के मर्जर की घोषणा। नई फर्म में टाटा की 74.9% हिस्सेदारी होगी। फुल सर्विस और लो कॉस्ट वाली पहली एयरलाइन बनेगी। जी एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का मर्जर होने वाला है। नई फर्म में टाटा की 74.9% और सिंगापुर एयरलाइन की 25.1% की हिस्सेदारी होगी। जानकारी के मुताबिक अब इस नई फर्म का नाम एआई विस्तारा, एआई एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होगा। अभी हाल ही में टाटा सन्स और एसआई ने बीते मंगलवार को इसकी घोषणा की है। बताया गया है विस्तारा और एयर इंडिया के मिल जाने के बाद फुल सर्विस और लो कॉस्ट वाली ये पहली एयरलाइन बन जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो फिर इनसे हवाई सफर करना अभी के मुकाबले सस्ता हो सकता है। देखिए अगली खबर। 6 घंटे में बनता है भारत जोड़ो यात्रा का कैंप। मिलिट्री ऑपरेशन की तरह होता है पड़ाव। कैंप में राहुल गांधी भी खेलते हैं क्रिकेट और बैडमिंटन। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के अलावा 140 और यात्री हैं। इनका हर दिन नया ठिकाना होता है। इनका कैंप एक छोटे गाँव जैसा होता है। नए पड़ाव के लिए रोज गाँव बसता है और रोज उजड़ता है, वो भी सिर्फ 6 घंटों में। हर पड़ाव के बाद यात्रियों के ठहरने वाले ये कंटेनर यानी कि जो ट्रक के ऊपर रखे हुए हैं वो नई लोकेशन पर होते हैं। वहाँ पानी, बिजली, सीवेज लाइन जैसे तमाम काम चंद घंटे में पूरे करने होते हैं। बताया गया भारत जोड़ो यात्रा का जहाँ पे पड़ाव डाला जाता है वहाँ पे पानी, बिजली, साथ ही में सीवेज लाइन जैसे तमाम काम
चंद घंटे में पूरे करने पड़ते हैं। देखें अगली खबर। बॉयफ्रेंड के लिए भिड़ी 5 लड़कियां, मेले में जमकर चले लात घूंसे। इससे जुड़ा वीडियो हो रहा है वायरल। जी हां, बिहार के सोनपुर मेले का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 5 लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि ये 5 लड़कियां एक ही बॉयफ्रेंड के लिए आपस में मारपीट कर रही हैं। हालांकि ये वायरल वीडियो कब का है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। देखिए अगली खबर। ब्लर मूवी का ट्रेलर हुआ रिलीज, डबल रोल में नजर आएंगी तापसी पन्नू। सिनेमा घरों में नहीं बल्कि OTT पे रिलीज होगी ये फिल्म। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की फिल्म ब्लर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो 9 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इस फिल्म में तापसी पन्नू एक ऐसी लड़की का रोल निभा रही है जो अपनी जुड़वा बहन के कत्ल की जाँच कर रही है, मगर उसकी नजरें धीरे धीरे कमजोर हो रही है। बाकी आप यूट्यूब पर ही फिल्म का ट्रेलर देख सकते हैं। आने वाले 9 दिसंबर को ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर की जाएगी और ये OTT प्लेटफॉर्म होगा G5। देखिए अगली खबर। वरुण धवन ने भेड़िया मूवी में काम करने के लिए लिए हैं 7 करोड़ रुपए। वहीं कृति सनन ने भी ली है मोटी रकम। कुल 85 करोड़ रुपए में बनी है ये फिल्म। भेड़िया को रिलीज हुए कुछ दिन हो चुके हैं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ठीक ठाक कमाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस मूवी ने बीते 4 दिनों में 32 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म का बजट तकरीबन 85 करोड़ रुपए है। इसी बीच ये खबर आई है कि वरुण धवन ने इस मूवी के लिए 7 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वहीं कृति सनन ने 4 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी ने इसके लिए 45 लाख रुपए लिए हैं और दीपक डोबरियाल ने 1 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। देखिए अगली खबर। शरद केलकर बोले, भगवान राम के कैरेक्टर को आवाज देकर धन्य हो गया। पहले बाहुबली और अब प्रभु राम की आवाज के तौर पे मुझे याद किया जाएगा। जी हां, फिल्म आदि पुरुष में श्री राम का किरदार निभा रहे प्रभास की आवाज को एक्टर शरद केलकर ने डब किया है। इस बारे में अब हाल ही में शरद ने कहा है कि वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी है। साथ ही में शरद का कहना यह भी है कि लोगों ने इतने सालों तक उन्हें बाहुबली की आवाज के रूप में याद किया, अब लोग उन्हें भगवान श्री राम की आवाज के तौर पर भी याद करेंगे। देखिए अगली खबर। हरियाणा में महिला का अनोखा विरोध। पानीपत में 60 गज मकान का बिल 22 लाख रुपए आया। बुजुर्ग ने बिजली ऑफिस में ढोल बजवा के मिठाई बांटी। जी हरियाणा के पानीपत शहर में सब डिवीजन बिजली बिल निगम कार्यालय में बिजली बिल ज्यादा आने पर एक बुजुर्ग महिला ने अपने अनोखे तरीके से विरोध जताया। संत नगर की रहने वाली 65 साल की महिला ने 60 गज के घर का बिजली बिल 21,89,000 रुपए आने पर बिजली बिल दफ्तर के आकर ढोल बजवाए, साथ ही में मिठाइयाँ बांटी। देखिए अगली खबर। तमिल फिल्म चंद्रमुखी 2 में नजर आएंगी कंगना रनौत। दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होगी शूटिंग। साउथ एक्टर राघव लॉरेंस निभाएंगे लीड रोल। जी एक्ट्रेस कंगना रनौत तमिल फिल्म चंद्रमुखी 2 में नजर आएंगी, जो 2005 में आई क्लासिक हॉरर कॉमेडी चंद्रमुखी का सीक्वल है। इस बात की जानकारी खुद कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी है कि उन्हें चंद्रमुखी 2 के लिए फाइनल कर दिया गया है। बताया गया इस मूवी का डायरेक्शन P वासु करेंगे। वहीं कंगना के अपोजिट तमिल एक्टर राघव लॉरेंस लीड रोल में नजर आएंगे, जो कंचना 1, कंचना 2 और कंचना 3 जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। देखिए अगली खबर। तीसरे वनडे में भी है बारिश की 69% तक आशंका। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज बुधवार को क्राइस्टचर्च के हैगल ओवल में खेला जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, सीरीज का पहला मैच न्यूजीलैंड की टीम जीत गई थी। हालांकि इस सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश होने के कारण रद्द हो गया था। अब ताजा जानकारी के मुताबिक खबर आ रही है कि तीसरे वनडे मैच में भी, यानी कि इस सीरीज का जो आज मैच होने वाला है, उसमें भी 69% तक बारिश होने की आशंका है। देखिए अगली खबर। बाजार ने फिर बनाया नया ऑल टाइम हाई। सेंसेक्स पहुंचा 62,887 पर। निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई पे हुआ बंद। जी हां, शेयर बाजार ने हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि बीते मंगलवार को फिर नया रिकॉर्ड बनाया है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 62,887 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इससे पहले बीते सोमवार को सेंसेक्स ने 62,701 रुपए 40 पैसे का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं निफ्टी ने भी नया ऑल टाइम हाई और क्लोजिंग हाई बनाया है। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,678 के स्तर पे पहुंचा। देखिए अगली खबर। पंजाब में BSF ने ढेर किए 2 पाकिस्तानी ड्रोन। 77 करोड़ रुपए की हेरोइन हुई है बरामद। अमृतसर और तरन तारण बॉर्डर पर जवानों ने की है 50 राउंड फायर। जी हां, भारत और पाकिस्तान सरहद पर पहुंचे हुए 2 ड्रोनों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF ने मार गिराने में सफलता हासिल की है। खास बात यह है कि इस बार अमृतसर बॉर्डर पर ड्रोन को मार गिराने वाले 2 महिला BSF जवान हैं। वहीं दूसरा ड्रोन तरन तारण के खेमकरन सेक्टर में गिराया गया। साथ ही इन दोनों मामलों में जवानों ने तकरीबन 14 किलो हेरोइन भी बरामद की है। तो दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार यही थे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।